मुंबई के न्यायालय परिसर में सब कुछ एक गंभीर रूप से बीमार करोड़पति व्यवसायी की संरक्षकता पर सुनवाई के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था। हालांकि अप्रत्याशित तब हुआ जब उनकी 7 साल की बेटी अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी हुई और सभी उपस्थित लोगों के सामने घोषणा की, मैं भी अपने पापा की वकील हूं। अपनी छोटी उंगलियों में एक रंगीन स्कूल फाइल थामे बच्ची ने ऐसे ठोस सबूत, छिपी हुई रिकॉर्डिंग और पारिवारिक रहस्य उजागर करना शुरू किया जिनसे उसकी अनुपस्थित मां और एक महत्वाकांक्षी चाचा का असली चेहरा सामने आ गया, जो केवल धन पर नियंत्रण चाहते थे। उस खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में एक छोटी सी बच्ची ने न्याय की दिशा बदल दी और सच्चाई सभी उपस्थित लोगों के सामने इस तरह उजागर हुई जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। मुंबई का न्यायालय परिसर एक विद्युतीय प्रत्याशा के साथ गूंज रहा था, जो सुबह की घनी हवा में महसूस की जा सकती थी। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के पत्रकार पिछली पंक्तियों में सबसे अच्छी जगह पाने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे, जबकि वकील बेदाग और महंगे सूट पहने हुए अपनी अपनी मेजों पर घबराहट में कागजात पलट रहे थे। विक्रम मल्होत्रा का मामला, जो एक टेक्नोलॉजी मैग्नेट और वर्षा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक थे, ने महाराष्ट्र राज्य में व्यावसायिक और कानूनी दोनों क्षेत्रों से काफी ध्यान आकर्षित किया था। विक्रम चुपचाप बचाव पक्ष की मेज पर बैठे थे। उनकी उपस्थिति, जो कभी प्रभावशाली और दबंग थी, अब एक ऐसी अथक बीमारी के बोझ तले दब गई थी जो कोई राहत नहीं दे रही थी। 53 वर्ष की आयु में उनका शरीर उन्हें व्यवस्थित रूप से धोखा दे रहा था, हालांकि उनका दिमाग उतना ही तेज और चमकदार था जितना पहले दिन उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ने उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पिछले 3 सालों से हमला किया था, जिससे उन्हें मोटराइज्ड व्हीलचेयर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कभी कभी मांसपेशियों की थकान के कारण उनकी बोली थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी। इन स्पष्ट शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनकी आंखें सतर्क, बुद्धिमान और चौकस थीं, खासकर जब वे अपनी 7 साल की बेटी दिया मल्होत्रा पर असीमित प्रेम से टिकी होती थीं। दिया अपने पिता के ठीक पीछे एक लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उसके छोटे पैर जमीन को छुए बिना हवा में लटक रहे थे। उसके भूरे बाल एक साफ सुथरी चोटी में बंधे थे और उसने सफेद कॉलर वाला नीला फ्रॉक पहना हुआ था, जिससे वह एक हाई रिस्क संरक्षकता सुनवाई की बजाय किसी स्कूल की तस्वीर का हिस्सा ज्यादा लग रही थी। उसकी गोद में एक घिसा पिटा बैंगनी रंग का स्कूल बैग रखा था, जो यूनिकॉर्न स्टिकर और चमकीले जेल पेन से बने चित्रों से ढका था, जो अदालत की फ्लोरोसेंट रोशनी में चमक रहे थे। वादी पक्ष की मेज पर 2 लोग बैठे थे जो कई सालों से विक्रम के दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं थे। उनकी पूर्व पत्नी आयशा खन्ना एक क्रीम रंग के कस्टम मेड सूट में सुरुचिपूर्ण दिख रही थी, जिसकी कीमत शायद देश के अधिकांश औसत श्रमिकों के मासिक वेतन से अधिक थी। आयशा अपनी वकील से गहनता से फुसफुसा रही थी, एक चिंता दिखा रही थी जिसके बारे में कई लोगों को संदेह था कि वह केवल सतही थी। वह विक्रम और दिया को 4 साल पहले छोड़कर यूरोप के फैशन रैंप पर मॉडलिंग करियर बनाने के लिए पूरी तरह से गायब हो गई थी। अपनी छोटी बेटी को एक उचित विदाई भी नहीं दी थी। अब अचानक वह विक्रम की अपनी और दिया की देखभाल करने की क्षमता के लिए वास्तविक चिंता होने का दावा कर रही थी, क्योंकि उनकी प्रगतिशील बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। आयशा के बगल में विक्रम के बड़े भाई रोहन मल्होत्रा बैठे थे, जिनकी उपस्थिति शायद आयशा खन्ना से भी अधिक आश्चर्यजनक और निंदनीय थी। दोनों भाइयों के बीच 7 साल पहले कंपनी के नेतृत्व को लेकर हुए कड़वे विवाद के बाद रिश्ते पूरी तरह टूट गए थे। जब रोहन ने लगभग वर्षा टेक्नोलॉजीज को कुल दिवालियापन के कगार पर धकेल दिया था, इससे पहले कि विक्रम ने उसे बचाने के लिए वीरतापूर्वक हस्तक्षेप किया। रोहन अब एक प्रतिस्पर्धी फर्म चला रहा था, हालांकि उसके छोटे भाई ने इतने प्रयास और दूरदर्शिता से जो टेक्नोलॉजी साम्राज्य बनाया था, उसकी तुलना में उसकी सफलता काफी कम थी। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी अंततः अदालत कक्ष में दाखिल हुईं और उनकी सत्ता के सम्मान में सभी उपस्थित लोग खड़े हो गए। बैठ जाइए, उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों के सामने रखी मोटी फाइल की समीक्षा करते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए दृढ़ आवाज में निर्देश दिया। हम आज विक्रम मल्होत्रा की संरक्षकता के मामले में केस नंबर 37,291 के संबंध में यहाँ हैं। मैं समझती हूँ कि 2 याचिकाकर्ता हैं जो श्री मल्होत्रा के कानूनी संरक्षकता और वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने ऊपर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा जो स्पष्ट जवाब तलाश रही थी। क्या यह सही है? आयशा की वकील प्रीति वर्मा नामक एक तेज तर्रार महिला तुरंत खड़ी हो गई। जी माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल आयशा खन्ना, श्री मल्होत्रा की पूर्व पत्नी,
और उनकी नाबालिग बेटी की मां प्रतिवादी की बुनियादी कार्यों को करने में शारीरिक अक्षमता के कारण संरक्षकता और वित्तीय प्रबंधन का अनुरोध करती हैं। प्रीति वर्मा ने अपनी बात को ऐसी शीतलता के साथ जारी रखा जिसने न्यायालय कक्ष में मौजूद विक्रम के कुछ दोस्तों के खून को जमा दिया। हम दृढ़ता से मानते हैं कि श्री मल्होत्रा का स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया है कि वे अब अपनी व्यक्तिगत देखभाल या अपनी पर्याप्त वित्तीय संपत्तियों के संबंध में समझदार निर्णय नहीं ले सकते, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव उनकी बेटी दिया के कल्याण पर पड़ता है। रोहन मल्होत्रा के वकील, एक चांदी के बालों वाले व्यक्ति जिनके पास एक अत्यंत महंगी लग्जरी घड़ी थी जो हर बार जब वे अपनी कलाई हिलाते थे तो प्रकाश को पकड़ती थी, ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अगला कदम उठाया और मेरे मुवक्किल रोहन मल्होत्रा, श्री मल्होत्रा के भाई, अपने भाई के कल्याण और पारिवारिक कंपनी के हितों दोनों की चिंता के कारण इस याचिका में शामिल होते हैं, जिसे स्थापित करने में बहुत मेहनत लगी। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने धैर्यपूर्वक सिर हिलाया, विरोधी पक्ष के वकीलों द्वारा कहे गए हर शब्द पर विचार करते हुए। और श्री मल्होत्रा के वकील को क्या कहना है। लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति जिसकी आंखें दयालु थीं, लेकिन जिसका व्यवहार गंभीर और सीधा था, गरिमा के साथ खड़ा हुआ। समीर गुप्ता विक्रम मल्होत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल दोनों याचिकाओं को स्पष्ट रूप से चुनौती देते हैं और उनका कहना है कि वे अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के लिए उचित समायोजन के साथ अपने सभी मामलों का पूरी तरह से प्रबंधन करने में सक्षम हैं। हमारे पास मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों से हालिया चिकित्सा मूल्यांकन है जो इस स्थिति का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। न्यायाधीश बोलने वाली ही थीं कि एक छोटी लेकिन दृढ़ आवाज ने कमरे के औपचारिक माहौल को चीर दिया। मैं आपत्ति करती हूं, दिया मल्होत्रा ने चिल्लाया। सभी की गर्दनें एक साथ उस बच्चे जैसी आवाज की ओर मुड़ गईं, लेकिन जो असामान्य आत्मविश्वास से भरी थी। दिया अपने बैंगनी स्कूल बैग को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए अपनी बेंच से उठ गई थी, मानो वह उसका सुरक्षा कवच हो। छोटी बच्ची, न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने ऐसी कोमलता के साथ कहा जो वह अपने मंच पर शायद ही कभी दिखाती थीं। यह एक बहुत गंभीर न्यायिक प्रक्रिया है। तुम्हें बैठना होगा और चुप रहना होगा। मैं भी अपने पापा की वकील हूं, दिया ने अपनी कम उम्र की बच्ची के लिए आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ आवाज में घोषणा की, एक पल भी हिचकिचाए बिना आगे बढ़ते हुए। दिया गैलरी की रेलिंग को पार कर गई और अपने पिता के वकील समीर गुप्ता के ठीक बगल में रुक गई, जो उसे आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण से देख रहे थे। आश्चर्य और कुछ दबी हुई हंसी की फुसफुसाहट मुंबई के पूरे न्यायालय कक्ष में फैल गई। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने एक बार हथौड़ा मारा, एक सूखी और आधिकारिक आवाज के साथ तुरंत कमरे को शांत कर दिया। बच्ची, न्यायाधीश ने अपने मातृवत स्वर को और भी कोमल करते हुए कहा, मैं समझती हूं कि तुम अपने पापा की मदद करना चाहती हो, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए आधिकारिक लाइसेंस वाले वकीलों की आवश्यकता होती है। दिया ने सीधे न्यायाधीश की ओर देखा। उसकी बड़ी भूरी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। मेरे पास सबूत हैं, माय लॉर्ड, बहुत महत्वपूर्ण सबूत जो इस जगह पर किसी और के पास नहीं है। दिया ने अपने स्कूल बैग की जिप खोली और दिलों, सितारों और इंद्रधनुष के क्रेयॉन चित्रों से सजी एक फाइल निकाली। समीर गुप्ता बाकी सभी की तरह ही हैरान लग रहे थे, लेकिन प्रारंभिक प्रभाव से जल्दी उबर गए। माय लॉर्ड, यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे मुवक्किल की बेटी इस तरह से अदालत को संबोधित करने की योजना बना रही थी, लेकिन शायद हम इस पर निजी तौर पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा अवकाश ले सकते हैं, है ना? दिया ने अपने छोटे चेहरे के साथ अचानक गंभीर होकर हस्तक्षेप किया। अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार लग रही थी। वे मेरे पापा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। दोनों ऐसा कर रहे हैं और मैं इसे यहीं साबित कर सकती हूं। अदालत कक्ष में ऐसी गहरी चुप्पी छा गई कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। विक्रम मल्होत्रा ने बीमारी के कारण हल्के से कांपते हुए हाथ को बढ़ाया और अपनी बेटी के कंधे को असीमित कोमलता से छुआ। मेरी प्यारी दिया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसके जन्म से ही उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्यारे उपनाम का उपयोग करते हुए। शायद यह अभी सबसे अच्छा नहीं है। ठीक है पापा, उसने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ वापस फुसफुसाया। मैंने बहुत अभ्यास किया है। फिर न्यायाधीश की ओर मुड़कर और सभी को सुनने के लिए अपनी आवाज उठाते हुए उसने जोड़ा, उन्हें मेरे पापा की परवाह नहीं है। वे केवल उनका पैसा चाहते हैं ताकि वे उन चीजों पर खर्च कर सकें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। आयशा खन्ना गुस्से से लाल चेहरे के साथ अचानक खड़ी हो गई। यह बेतुका है। बच्ची को बुरी तरह से हेरफेर किया जा रहा है। विक्रम, तुम हमारी बेटी का इस तरह से इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे करते हो?
दिया अपनी मां का सामना करने के लिए घूमी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसमें एक ऐसी परिपक्वता थी जो डरावनी थी। तुम हमें छोड़कर चली गई थी। तुमने सालों तक मेरे जन्मदिन पर मुझे फोन नहीं किया। जब मैं एपेंडिसाइटिस के साथ अस्पताल में थी और बहुत डरी हुई थी, तब तुम नहीं आई। तुमने यहां तक कि कभी दिवाली का कार्ड भी नहीं भेजा। लेकिन अब जब पापा बीमार हैं और अमीर हैं, तो तुम्हें अचानक हमारी बहुत परवाह है। अदालत फुसफुसाहट और आश्चर्य भरी टिप्पणियों से भर गई। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने अपने हथौड़े से 2 बार जोर से मारा। व्यवस्था बनाए रखें। मैं इस न्यायालय कक्ष में व्यवस्था चाहती हूं। उन्होंने दिया की ओर पेशेवर चिंता और मानवीय जिज्ञासा के मिश्रण से देखा। छोटी बच्ची, यह अत्यंत असामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। श्री समीर गुप्ता, क्या आप अपनी जूनियर वकील को बयान देने से आपत्ति करते हैं? समीर गुप्ता ने गर्व की मुस्कान को दबाया और दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है माय लॉर्ड। बहुत अच्छे। न्यायाधीश आगे झुकी। दिया, मैं तुम्हें बोलने की अनुमति दूंगी, लेकिन तुम्हें हर समय सम्मानजनक और सत्यवादी रहना होगा। क्या तुम समझती हो कि अदालत में सच बोलने का क्या मतलब है? दिया ने न्यायाधीश के सवाल पर गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ न्यायाधीश महोदया, मेरे पापा कहते हैं कि झूठ बोलना सबसे बुरी बात है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास कांच जैसा होता है। एक बार जब यह टूट जाता है तो आप इसे कभी भी उसी तरह से वापस जोड़ नहीं सकते। गैलरी में कुछ लोगों ने बच्ची की बुद्धिमत्ता पर प्रभावित होकर एक दूसरे की ओर देखा। बहुत अच्छे से कहा। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने अनुमोदन के संकेत के साथ उत्तर दिया। कृपया आगे बढ़ो, लेकिन संक्षिप्त रहने की कोशिश करो। दिया ने अपनी फाइल खोली और चमकीले रंग के टैब के साथ सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कागजात का एक ढेर निकाला। मेरी मां हमारे साथ नहीं रहती। वह तब चली गई जब मैं 3 साल की थी और तब से उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की है। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। वह हर दिन मेरे होमवर्क में मदद करते हैं, मेरे स्कूल के नाटकों में आते हैं। जब मैं बीमार होती हूं तो मुझे गर्मा गर्म सूप बनाकर देते हैं और हर रात मुझे कहानियां सुनाते हैं, भले ही उनके हाथों में किताब पकड़ने में बहुत दर्द होता हो। उसने अपनी फाइल से एक कागज निकाला। यह मेरी रिपोर्ट कार्ड है। मुझे पूरे अंक मिले हैं। मेरे पापा हमेशा मुझे पढ़ने में मदद करते हैं। फिर उसने जल्दी से एक और दस्तावेज निकाला। यह मेरी अध्यापिका रीता शर्मा का एक पत्र है, जिसमें लिखा है कि मेरे पापा अपनी व्हील चेयर के बावजूद कभी भी माता पिता शिक्षक बैठक में अनुपस्थित नहीं रहते। उसने कागजात, डॉक्टर के नोट्स और उसकी और विक्रम की स्कूल के कार्यक्रमों, जन्मदिन पार्टियों और पारिवारिक छुट्टियों की तस्वीरें निकालना जारी रखा। मेरे पापा बीमार हैं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है। उनके डॉक्टर डॉ. प्रकाश शर्मा ने यह लिखा है। उसने एक आधिकारिक चिकित्सा रिपोर्ट उठाई। इसमें लिखा है कि पापा अभी भी अपनी जिंदगी और पैसे के बारे में अपने फैसले खुद ले सकते हैं। समीर गुप्ता ने कागजात को बढ़ती दिलचस्पी और विजयी मुस्कान के साथ सावधानी से लिया। जहां तक चाचा रोहन की बात है, दिया अपने चाचा की ओर मुड़ी, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उन्होंने मेरे जन्म से पहले पापा की कंपनी चुराने की कोशिश की थी। मेरे पापा ने उसे बचाया और उसे पहले से बेहतर बनाया। अब चाचा रोहन उसे फिर से चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी ठीक नहीं चल रही है। रोहन मल्होत्रा आक्रामक रूप से आगे झुके। यह एक मजाक है। बच्ची स्पष्ट रूप से वे बातें दोहरा रही है जो उसे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सिखाई गई हैं। दिया ने अप्रत्याशित संयम के साथ जवाब दिया, जिसने सभी को अवाक कर दिया। मैंने यह सब सुनकर सीखा। बड़ों को लगता है कि बच्चे उनकी बातें नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं, तब हम बहुत ध्यान देते हैं। वह फिर से न्यायाधीश मीनाक्षी देवी की ओर मुड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत यह है, उसने अपने बैंगनी स्कूल बैग से एक छोटा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकाला जो कमरे की रोशनी में चमक रहा था। 3 हफ्ते पहले मैंने मां को फोन पर बात करते हुए सुना था, जब उन्हें लगा कि मैं सो रही हूं। वह चाचा रोहन के साथ अपनी सप्ताहांत यात्रा के दौरान बात कर रही थी। आयशा खन्ना अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, माय लॉर्ड, मैं इस पर आपत्ति करती हूं। चाहे यह कुछ भी हो, यह मेरी जानकारी या मेरी कानूनी सहमति के बिना प्राप्त किया गया था। आपत्ति स्वीकार की जाती है। न्यायाधीश ने पेशेवर खेद के साथ फैसला सुनाया। दिया, मैं अनुमति के बिना बनाई गई रिकॉर्डिंग को आधिकारिक सबूत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। दिया का चेहरा उतर गया, लेकिन केवल एक पल के लिए ही वह फिर संभल गई। ठीक है, मैंने वही लिखा जो उन्होंने कहा था। ठीक सुनने के बाद उसने एक कंपोजिशन नोटबुक निकाली जिसके कवर पर चमकीले पेन से मेरी डायरी शब्द लिखे थे। 10 मई। उसने पढ़ना शुरू किया। मां ने कहा, एक बार जब हमें विक्रम के पैसे और कंपनी का नियंत्रण मिल जाएगा,
तो हम आखिरकार वैसे जी पाएंगे जैसे हम हकदार हैं। वह मेडिकल रिपोर्ट बहुत महंगी थी, लेकिन अगर न्यायाधीश मानती हैं कि विक्रम अब अपने मामलों को नहीं संभाल सकते तो यह हर भारतीय रुपया के लायक होगी। मुंबई का न्यायालय आवाजों के कोलाहल में बदल गया। आयशा के चेहरे का सारा रंग उड़ गया, वह संगमरमर की तरह पीली पड़ गई। रोहन मल्होत्रा खड़े हो गए, कांपते हुए, उंगली से दिया की ओर इशारा करते हुए। यह एक ढोंग है बच्ची, ये सब हमें बुरा दिखाने के लिए बना रही है। मैं इसे बना नहीं रही हूं। दिया की आवाज ने चल रहे हंगामे के ऊपर से चिल्लाया। तुम दोनों मुझे पैसे के लिए मेरे पापा से दूर करना चाहते हो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, नहीं उनकी। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने अपने हथौड़े को असामान्य शक्ति के साथ बार बार मारा। व्यवस्थित रहें, मेरे न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखें। जैसे ही शोर धीरे धीरे कम हुआ, विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गर्व और दर्द के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे जब वह उसे प्रशंसा और गहरी चिंता के मिश्रण से देख रहे थे। माय लॉर्ड, समीर गुप्ता ने कहा जब पूर्ण शांति बहाल हो गई। इन गंभीर आरोपों और दिया द्वारा इतनी बहादुरी से प्रस्तुत किए गए सबूतों को देखते हुए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जांच का अनुरोध करते हैं। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने अपने पहले से कहीं अधिक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। यह सुनवाई सक्षम अधिकारियों द्वारा गहन जांच लंबित होने तक स्थगित की जाती है। मैं दिया के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष अभिभावक नियुक्त कर रही हूं और मैं श्री मल्होत्रा की संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा पूर्ण मूल्यांकन चाहती हूं। उन्होंने आयशा और रोहन की ओर एक सख्त नजर से देखा जिसने न्याय का वादा किया, और मैं चाहती हूं कि अदालत इन साजिश और चिकित्सा रिपोर्टों में हेरफेर के आरोपों की तुरंत जांच करे। जबकि आयशा और रोहन अपने वकीलों से तुरंत सलाह ले रहे थे, दिया अपने पिता के पास लौट आई। मैंने अच्छा किया पापा, दिया ने आशा से भरी छोटी आवाज में फुसफुसाया। विक्रम ने उसे अपनी अच्छी भुजा से अपनी ओर खींचा, वही भुजा जो अभी भी कुछ फुर्ती से प्रतिक्रिया दे रही थी। तुम कमाल की थी मेरी प्यारी दिया, बिल्कुल अविश्वसनीय। मुंबई के न्यायालय कक्ष में किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह केवल एक कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी, जो न केवल मल्होत्रा परिवार को हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि शायद पूरे देश में परिवार कानून की प्रकृति को भी बदल देगी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद के दिन छोटी दिया मल्होत्रा के लिए भावनाओं और मुलाकातों के एक बवंडर के रूप में विकसित हुए, जो स्थानीय मीडिया का ध्यान का केंद्र बन गई थी। अदालत ने काव्या सिंह को उसका अस्थायी कानूनी अभिभावक नियुक्त किया था, एक दयालु चेहरे और भूरे बालों वाली महिला जिसने धैर्यपूर्वक समझाया कि उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि अदालत दिया के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस पर विचार करे। मुझे अदालत में अपनी विशेष आवाज समझो, काव्या ने विक्रम के मुंबई के सबसे विशिष्ट क्षेत्रों में से एक में स्थित आलीशान अपार्टमेंट में अपनी पहली बैठक के दौरान कहा। मैं यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि हर कोई सुने कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो और क्या तुम्हें चाहिए। दिया ने काव्या का सावधानी से अध्ययन किया और फिर अपनी सामान्य गंभीरता के साथ सिर हिलाया। क्या आप मुझे हमेशा के लिए अपने पापा के साथ रहने में मदद करेंगी? काव्या ने कोमलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं न्यायाधीश को तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानने में मदद करूंगी। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुम दोनों का एक सामान्य दिन कैसा होता है? और इस तरह दिया ने काव्या को अपनी दैनिक दिनचर्या के माध्यम से आश्चर्यजनक सटीकता के साथ मार्गदर्शन किया। सुबह की दिनचर्या, जहां शांति देवी, उसकी 5 साल से काम करने वाली हाउसकीपर, विक्रम को उसकी शारीरिक जरूरतों में मदद करती थी, जबकि दिया खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होती थी। जैसे विक्रम का सहायक रमेश दिया को एलीट इंटरनेशनल स्कूल, जो क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में से एक था, से और वहां तक ले जाता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा समय पर और सुरक्षित पहुंचे। दोपहर का समय रसोई की मेज पर होमवर्क करते हुए बीतता था। विक्रम पास ही होते थे, महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉल के बीच सवालों का जवाब देते रहते थे, जो कभी खत्म होते नहीं लगते थे। रातें रात के खाने के दौरान विज्ञान से लेकर कला तक सभी प्रकार के विषयों पर बातचीत से भरी होती थीं। और अंत में दिया के कमरे में सोने से पहले की कहानियां, जिसे विक्रम के आराम के लिए एक विशेष कुर्सी के साथ संशोधित किया गया था। वह कभी कोई कहानी नहीं छोड़ते, दिया ने स्पष्ट गर्व के साथ कहा। यहां तक कि जब उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, तो भी वे हमेशा कहते हैं कि मैं दुनिया के किसी भी करोड़पति व्यवसाय से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। काव्या ने विस्तृत नोट्स लिए, बुद्धिमान प्रश्न पूछे और पिता और बेटी के बीच के सच्चे और गहरे बंधन का अवलोकन किया, जो विक्रम की शारीरिक सीमाओं से परे था।
अपार्टमेंट विक्रम की स्थिति के लिए विभिन्न अनुकूलनों से सुसज्जित था। एक्सेस रैंप, उनकी व्हीलचेयर के लिए संशोधित फर्नीचर और एक अत्याधुनिक घरेलू चिकित्सा स्टेशन। लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्यार, हंसी और भावनात्मक स्थिरता से भरा एक घर भी था। इस बीच शहर के दूसरी ओर अपने लग्जरी होटल के स्वीट में आयशा खन्ना शुद्ध दबी हुई नाराजगी से आग बबूला हो रही थी। सुनवाई उसकी मास्टर योजना के अनुसार नहीं हुई थी और उसकी वकील स्थिति को बिल्कुल भी आसान नहीं कर रही थी। यह एक पूरी तरह से गड़बड़ है, आयशा, प्रीति वर्मा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, जबकि वह कमरे में इधर उधर चल रही थी। बच्ची ने तुम्हें एक अनुपस्थित मां के रूप में दिखाया है, जो अचानक केवल एक बड़े चेक को भुनाने के लिए दिखाई दी। हमें जीतने के लिए तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होगी। आयशा आलीशान स्वीट में चल रही थी। उसकी डिजाइनर हील्स आयातित आलीशान कालीन में धंस रही थीं। वह छोटी शैतान। विक्रम ने स्पष्ट रूप से उसे यह सब कहने के लिए प्रशिक्षित किया है। भगवान के लिए वह 7 साल की है। उस उम्र का कोई भी बच्चा सबूत और गवाही के बारे में नहीं सोचता जब तक कि किसी बड़े द्वारा हेरफेर न किया जाए। हालांकि प्रीति ने अपने निराशाजनक विश्लेषण को जारी रखा। हम अब एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने स्पष्ट रूप से दिया को विश्वसनीय और ईमानदार पाया। हमारा सबसे अच्छा तरीका अब यह दिखाना है कि तुम अपनी मात्र सहज प्रवृत्ति से वास्तव में फिर से जुड़ गई हो और तुम विक्रम के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो। आयशा ने चलना बंद कर दिया और अपने लिए एक उदार ग्लास सफेद शराब डाली। ठीक है, मैं चिंतित मां का किरदार निभाऊंगी। कुछ बीमार बच्चों के साथ चैरिटी का काम शेड्यूल करो। मुझे अनाथों को पढ़ते हुए फोटो खिंचवाओ या जो भी जरूरी हो, और उसे मनाने के लिए दिया के साथ जल्द से जल्द एक और मुलाकात की व्यवस्था करो। आयशा, अब इसे हासिल करना मुश्किल हो सकता है, प्रीति ने सावधानी से चेतावनी दी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सभी मुलाकातें अस्थायी अभिभावक काव्या सिंह द्वारा सख्ती से पर्यवेक्षित की जानी चाहिए। अगले आदेश तक। आयशा का ग्लास उसके पूरी तरह से रंगे हुए होंठों तक पहुंचते ही बीच हवा में जम गया। क्या यह एक अत्याचार है? मैं उसकी जैविक मां हूं। यह मानक प्रक्रिया है जब किसी नाबालिग पर संभावित हेरफेर या अनुचित प्रभाव के आरोप होते हैं, प्रीति ने धैर्यपूर्वक समझाया। लेकिन यह हमारे पक्ष में काम कर सकता है यदि तुम अदालत द्वारा पर्यवेक्षित उन मुलाकातों के दौरान अपनी वास्तविक मातृभक्ति से अभिभावक को प्रभावित करने में सफल रहती हो। आयशा ने अपने ग्लास को संगमरमर की साइड टेबल पर एक तेज क्लिक के साथ रख दिया। ठीक है, अगर जरूरी हुआ तो मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं मुंबई से बिना अपनी तलाश पूरी किए नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन मल्होत्रा अपने वकील विशाल रेड्डी के साथ अपने कॉरपोरेट कार्यालय में उतनी ही तनावपूर्ण बातचीत कर रहे थे। यह एक आपदा है, रोहन ने अपनी इतालवी सिल्क टाई ढीली करते हुए गुर्राया। हमने कैसे अनुमान नहीं लगाया कि बच्ची इतनी निर्णायक कारक होगी। उसने हमें उपस्थित सभी लोगों के सामने बच्चों की हॉरर फिल्म के खलनायक के रूप में दिखाया। विशाल ने अपने पढ़ने के चश्मे को ठीक करते हुए आह भरी। बच्चे अदालतों में अप्रत्याशित चर होते हैं, लेकिन मैं सहमत हूं कि हमने उसे पूरी तरह से कम आंका। अच्छी खबर यह है कि न्यायाधीश को अभी भी विक्रम के स्वास्थ्य के बारे में वास्तविक चिंताएं हैं। स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन अभी भी हमारे पक्ष में काम कर सकता है यदि डॉक्टर सही हो। रोहन अपनी चमड़े की कुर्सी पर पीछे झुक गए, विचारशील भाव से अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए। मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। मैंने डॉ. नवीन अग्रवाल से संपर्क किया है। वह देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोलॉजिस्टों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विशेषज्ञता रखते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, रोहन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जोड़ा, वह मुझे सालों से एक बहुत बड़ा एहसानमंद है। विशाल की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। रोहन, यदि तुम वही सुझाव दे रहे हो जो मुझे लगता है कि तुम सुझाव दे रहे हो, तो तुम्हें कानून से बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं कुछ भी अनुचित सुझाव नहीं दे रहा हूं, रोहन ने कोमलता से हस्तक्षेप किया। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि क्षेत्र का एक प्रख्यात विशेषज्ञ मेरे भाई की स्थिति का गहन परीक्षण करे। यदि वह परीक्षण बीमारी की प्रगतिशील प्रकृति और उसके संभावित संज्ञानात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालता है, तो यह केवल एक चिकित्सा तथ्य है ना? विशाल स्थिति से असहज लग रहे थे, लेकिन अंत में सिर हिलाया। बस सावधान रहना। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी मुझे ऐसी लगती हैं जो किसी भी विवरण को नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। चिंता मत करो, रोहन ने अपनी कुर्सी घुमाकर शहर के क्षितिज को देखते हुए कहा। मैं अपनी पूरी जिंदगी विक्रम के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहा हूं। मैं जानता हूं कि उसे उसके ही खेल में कैसे हराना है,
भले ही मुझे इसे हासिल करने के लिए अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े। मल्होत्रा के अपार्टमेंट में वापस आकर विक्रम अपने वकील समीर गुप्ता और अपने आजीवन मित्र और व्यावसायिक भागीदार अर्जुन राव के साथ मिल रहे थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दिया ने ऐसा किया, विक्रम ने अपनी बेटी के लिए आश्चर्य और थोड़ी सी चिंता से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि वह अपने आसपास क्या हो रहा है, यह इतना समझती थी। समीर ने डाइनिंग टेबल पर कागजात सावधानी से व्यवस्थित किए। यह उल्लेखनीय था विक्रम, लेकिन हमें अब सतर्क रहना चाहिए। आयशा की वकील पहले ही सुझाव दे रही है कि तुमने उसे प्रशिक्षित किया है, जो अगर हम अब से कानूनी स्थिति को अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो नाटकीय रूप से उल्टा पड़ सकता है। यह पूरी तरह से बेतुका है, विक्रम ने वेहेमेंटली विरोध किया। मैं उसे इस पूरे कानूनी झमेले से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब खुद ही पता कर लिया क्योंकि वह बहुत चौकस है। अर्जुन, जो दिया के जन्म से ही उसके गॉडफादर थे, ने प्यार से मुस्कुराया। जो कोई भी दिया को जानता है उसकी बहादुरी से आश्चर्यचकित नहीं होगा। वह 2 साल की उम्र से बोलना शुरू करने के बाद से ही बहुत होशियार रही है। याद है जब उसने 4 साल की उम्र में उस संग्रहालय गाइड को डायनासोर के बारे में ठीक किया था। विक्रम दिल खोलकर हंसे, लेकिन फिर दर्द से कराह उठे। जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से कमजोर उनके शरीर में एक मांसपेशियों का ऐंठन हुआ, अर्जुन ने तुरंत पास के काउंटर से दवा ली, लेकिन विक्रम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं ठीक हूं, बस दिन के तनाव से थोड़ा थक गया हूं। समीर ने अपनी आंखों में वास्तविक चिंता के साथ अपने मुवक्किल की ओर देखा। विक्रम, तुम्हें आगे आने वाले के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अदालत एक स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन का आदेश दे रही है और तुम शर्त लगा सकते हो कि आयुषा और रोहन एक ऐसे डॉक्टर को खोजने के लिए दबाव डालेंगे जो तुम्हारे भविष्य के स्वास्थ्य और दिया की देखभाल करने की तुम्हारी क्षमता के लिए सबसे बुरे संभावित परिदृश्यों पर जोर देगा। विक्रम ने अपने वकील के शब्दों पर गंभीरता से सिर हिलाया। मैं संभावनाओं से पूरी तरह वाकिफ हूं डॉक्टर। मैं इस निदान के साथ 3 साल से जी रहा हूं, लेकिन एक सांख्यिकीय संभावना मेरे विशेष मामले में पूर्ण निश्चितता नहीं है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है कि यदि भविष्य में मेरी शारीरिक स्थिति बिगड़ती भी है तो दिया सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से, समीर ने खेद के साथ जोड़ा, वे बीमारी की प्रगतिशील प्रकृति और दूर के भविष्य में संज्ञानात्मक गिरावट की संभावना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे तर्क देंगे कि तुम्हारी अंततः पूर्ण क्षमता के लिए योजना बनाना दिया के सर्वोत्तम हित में है ताकि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। विक्रम का चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। तो हम भी पूरी ताकत से इससे लड़ेंगे। मैंने पहले ही अपने अग्रिम निर्देश अपडेट कर दिए हैं और अर्जुन को मुख्य न्यासी के रूप में दिया के लिए एक ट्रस्ट स्थापित किया है। भगवान न करे मैं अक्षम हो जाऊं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि दिया की देखभाल ऐसे लोग करें जो उसे दिल से प्यार करते हैं, न कि उन धन के लालची लोगों द्वारा जिन्होंने उसे तब छोड़ दिया जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन ने विक्रम के कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखा। हम तुम्हारे साथ हैं विक्रम, हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं। विक्रम ने कृतज्ञता से मुस्कुराया और फिर दीवार घड़ी की ओर देखा। मुझे अभी दिया को उसकी पियानो क्लास से लेने जाना चाहिए। समीर, क्या तुम हमारे साथ रात का खाना खा सकते हो? दिया तुम्हें अपनी सबूत फाइल फिर से दिखाना पसंद करेगी। उसने कल की सुनवाई के बाद से उसमें नए रंगीन टैब जोड़े हैं। समीर बच्ची की बात पर दिल खोलकर हंसे। मैं इसे दुनिया के किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। वह बच्ची एक दिन एक शानदार वकील बनेगी अगर वह उस रास्ते पर चलने का फैसला करती है। समीर और अर्जुन के जाने के बाद विक्रम मुंबई शहर की ओर दिखने वाली खिड़की की ओर मुड़ गए। पार्कों की हरियाली उनके नीचे फैली हुई थी, बाधाओं के बावजूद जीवन की दृढ़ता की याद दिला रही थी। उन्होंने दिया के बारे में सोचा, उनका व्यक्तिगत चमत्कार, उनके अस्तित्व के हर दिन पुराने दर्द से लड़ने का उनका कारण। उन्होंने कभी पूर्णकालिक एकल पिता बनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आयशा बस अपनी ही बेटी से दूर चली जाएगी, लेकिन कई मायनों में यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। इसने उन्हें जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया था, ऐसे तरीकों से उपस्थित रहने के लिए जो उनके अपने धनी पिता बचपन में कभी उनके साथ नहीं थे। लिफ्ट बजी और उन्होंने शांति देवी को दिया और उसकी पियानो अध्यापिका श्रीमती देशमुख का अभिवादन करते हुए सुना। कुछ ही देर बाद दिया चमकते चेहरे के साथ लिविंग रूम में दौड़ती हुई आई। पापा, मैंने आज एक नया गाना सीखा है, क्या आप इसे अभी सुनना चाहेंगे? उसका चेहरा उत्साह से भरा था। अदालत की गंभीर दिया के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। बिल्कुल मेरी प्यारी दिया,
पियानो की ओर रास्ता दिखाओ। जब विक्रम अपनी बेटी का पीछा करते हुए कमरे के कोने में पड़े भव्य पियानो की ओर बढ़े तो उन्हें नए सिरे से दृढ़ संकल्प की एक लहर महसूस हुई जिसने उन्हें शक्ति दी। आयशा और रोहन के पास पैसा, प्रभाव और कपटपूर्ण चालें हो सकती थीं, लेकिन विक्रम के पास कुछ और भी शक्तिशाली था, पूर्ण सत्य और एक ऐसी बेटी जो इसे किसी के भी सामने कहने के लिए पर्याप्त बहादुर थी। दिया ने अपनी उंगलियों को सावधानी से कुंजियों पर रखा और एक सरल लेकिन सुंदर धुन बजाना शुरू किया। विक्रम उसके छोटे हाथों को शालीनता से चलते हुए देख रहे थे। उनका चेहरा पूर्ण एकाग्रता का एक अध्ययन था और उन्होंने खुद से एक मौन वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आयशा और रोहन उस पर कुछ भी फेंकें, वह इस प्यारी और उज्जवल बच्ची की रक्षा करेंगे जो उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि शहर के दूसरी ओर आयशा एक दर्पण के सामने अपने खुद के वादे कर रही थी, ऐसे वादे जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देंगे, जो दिया के साहस और दृढ़ संकल्प को ऐसे तरीकों से परखेंगे जिनकी उनमें से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगली सुबह दिया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी जब घर का फोन लगातार बजने लगा। शांति देवी ने उठाया, फिर विक्रम को अपनी आवाज में तात्कालिकता के साथ बुलाया। श्री मल्होत्रा, यह स्कूल से है। प्रधानाचार्य गुप्ता आपसे तुरंत मुख्य प्रवेश द्वार पर हुई किसी घटना के बारे में बात करना चाहती हैं। विक्रम ने बढ़ती हुई चिंतित अभिव्यक्ति के साथ फोन उठाया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने फोन रख दिया और शांत भाव से दिया की ओर मुड़े। मेरी प्यारी दिया, वह प्रधानाचार्य गुप्ता थी। उनका कहना है कि स्कूल में तुम्हारी मां से संबंधित एक स्थिति हुई है। जाहिरा तौर पर आयशा वहां यह दावा करते हुए दिखाई दी कि उसे तुम्हें अंतिम मिनट की एक आपातकालीन चिकित्सा नियुक्ति पर ले जाना है। दिया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लेकिन आज मेरी डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है पापा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। मैं जानता हूं बेटी, विक्रम ने उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से कहा। स्कूल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और मेरी पूर्व लिखित अनुमति के बिना तुम्हें बाहर जाने से मना कर दिया। प्रधानाचार्य हमें सतर्क करना और यह सत्यापित करना चाहती थी कि कोई भ्रम न हो। दिया ने घबराहट में अपना होंठ काटा। मां मुझे तुमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है ना? विक्रम अपनी कुर्सी में करीब आए और उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारी सहमति के बिना कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। स्कूल ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आज घर पर रहना हमारे लिए अधिक सुरक्षित होगा। दिया ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हम मूवी डे मना सकते हैं? बिल्कुल, विक्रम मुस्कुराए। तुम पहली मूवी चुनो। जब दिया एक फिल्म चुनने के लिए दौड़ी तो विक्रम ने समीर गुप्ता को एक और तत्काल फोन किया। एलीट इंटरनेशनल स्कूल में आयशा का अप्रत्याशित आगमन न केवल चिंताजनक था, बल्कि यह संभावित रूप से अदालत के अस्थायी आदेशों का उल्लंघन भी था। हालांकि विक्रम को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि दिया के लिए लड़ाई उतनी तेजी से तेज हो रही थी जितनी उन्होंने मूल रूप से उम्मीद नहीं की थी, और उनके दिमाग के किसी कोने में एक लगातार डर गहरी जड़ें जमा चुका था। और क्या होगा अगर उनका स्वास्थ्य वास्तव में इतना बिगड़ गया कि वे उसे शारीरिक रूप से बचा नहीं पाए? स्कूल से दिया को ले जाने के आयशा के प्रयास की खबर कानूनी चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल गई। दोपहर तक न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें आयशा को दिया के स्कूल से कम 150 मीटर दूर रहने के लिए बाध्य किया गया था, और यह भी कि सभी संपर्क काव्या सिंह द्वारा सख्ती से पर्यवेक्षित किए जाएं। इस घटना ने केवल दिया के अपने पिता की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया, लेकिन उसकी मां और उसके चाचा रोहन द्वारा अधिक सूक्ष्म दबाव युक्तियों की शुरुआत को भी चिह्नित किया, जो आसानी से हार नहीं मानते थे। 2 दिन बाद दिया स्कूल लौट आई, जहां फुसफुसाहट एलीट इंटरनेशनल स्कूल के गलियारों में उसका पीछा कर रही थी। लंच ब्रेक के दौरान वह अकेली बैठी रही, जब तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ उसके साथ शामिल नहीं हुई। सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, दिया, अनन्या ने अपना लंच बॉक्स खोलते हुए कहा। पूजा कहती है कि उसकी मां ने उसे बताया कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए 1 करोड़पति विरासत को लेकर लड़ रहे हैं। दिया अपने सैंडविच पर ध्यान केंद्रित करने लगी, रोने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है अनन्या, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और समीर कहता है कि उसके पापा ने अखबार में पढ़ा कि तुम अदालत में खड़ी हो गईं और एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायाधीश पर चिल्लाईं। अनन्या ने उत्सुकता से जारी रखा, क्या तुमने वास्तव में ऐसा किया? मैं चिल्लाई नहीं, दिया ने धीमी आवाज में कहा। मैंने बस सच कहा क्योंकि कोई और इसे नहीं कह रहा था। इससे पहले कि अनन्या जवाब दे पाती, अध्यापिका रीता शर्मा, दिया की टीचर,
दयालुता से उसकी मेज के पास आईं। दिया, क्या मैं तुमसे एक पल के लिए गलियारे में बात कर सकती हूं? एक बार वहां पहुंचने पर अध्यापिका बच्ची की आंखों के स्तर पर आने के लिए घुटनों के बल बैठ गईं। मैं जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। दिया, मुझे पता है कि घर पर चीजें मुश्किल होंगी। मैं ठीक हूं रीता मैम। मेरे पापा और मैं हमेशा की तरह इसे एक साथ संभाल रहे हैं। अध्यापिका का भाव जवाब सुनकर नरम पड़ गया। तुम जानती हो कि तुम मुझसे किसी भी समय बात कर सकती हो, है ना? या स्कूल की काउंसलर से, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मैं जानती हूं। धन्यवाद। दिया ने विनम्रता से सिर हिलाया। क्या मैं अब लंच पर वापस जा सकती हूं? अनन्या मेरा इंतजार कर रही है। कैफेटेरिया लौटते समय उसने देखा कि कई माता पिता जो स्वयंसेवक के रूप में मदद कर रहे थे उसे देख रहे थे और आलोचनात्मक नजर से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जिससे उसे अपने ही स्कूल में बहुत असहज महसूस हुआ। स्कूल के बाद रमेश द्वारा उसे सामान्य रूप से लेने के बजाय दिया ने काव्या सिंह को प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते हुए पाया। नमस्ते दिया, काव्या गर्मजोशी से मुस्कुराई। तुम्हारे पापा ने मुझसे आज तुम्हें लेने आने के लिए कहा था। हम कुछ थोड़ा अलग करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारे परिवार में चल रही हर चीज के बारे में कैसा महसूस करती हो, इस पर तुमसे बात करना चाहता है। दिया काव्या की कार में चढ़ गई, अपने बैंगनी स्कूल बैग को कसकर गले लगाए हुए। क्या आपका मतलब एक थेरेपिस्ट से है? मेरे पापा मुझे पिछले साल ही डॉ. राजेश कुमार के पास ले गए थे जब मां दिवाली पर फिर से नहीं आई थी। काव्या बच्ची की शब्दावली और अपने जीवन के बारे में उसकी समझ से प्रभावित होकर सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। हाँ, यह डॉ. सोनल देसाई हैं। वह एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं जो अक्सर अदालत को यह समझने में मदद करती हैं कि पारिवारिक विवादों के दौरान बच्चे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। वे एक आधुनिक कार्यालय भवन में पहुंचे जहां डॉ. सोनल देसाई ने उन्हें खिलौनों, किताबों और कला सामग्री से भरे एक कमरे में स्वागत किया। वह काव्या से छोटी थी, घुंघराले बालों और एक दयालु मुस्कान के साथ जो तुरंत विश्वास दिलाती थी। नमस्ते दिया, काव्या बाहर इंतजार करेंगी जबकि हम थोड़ी बातचीत करते हैं। ठीक है। अगले 1 घंटे के दौरान डॉ. सोनल देसाई ने दिया को विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया, जैसे चित्र बनाना, कठपुतलियों से खेलना और अपने घर के जीवन के बारे में सरल प्रश्नों का उत्तर देना। दिया ने अपने अपार्टमेंट का चित्र बनाया जिसमें विक्रम अपनी व्हील चेयर में उसके बगल में भव्य पियानो पर बैठे थे। उसने एक पारिवारिक वृक्ष बनाया जिसमें आयुषा को मुख्य तने से बहुत दूर लगभग कागज के किनारे पर रखा। जब उसे अपने माता पिता का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने विक्रम के बारे में उमड़ते प्यार और प्रशंसा के साथ बात की और आयशा के बारे में एक सतर्क अलगाव के साथ बात की जिसने डॉक्टर का ध्यान आकर्षित किया। मेरी माँ सुंदर हैं, दिया ने एक चित्र को रंगते हुए कहा, और वह महंगी फूलों की तरह अच्छी गंध करती हैं, लेकिन वह मेरे बारे में महत्वपूर्ण बातें नहीं जानती। किस तरह की बातें? डॉ. सोनल देसाई ने पेशेवर जिज्ञासा के साथ पूछा। उन्हें नहीं पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाई थी और मेरे पूरे शरीर पर बहुत सारे लाल चकत्ते निकल आए थे। दिया ने कागज से नजरें हटाए बिना रंगना जारी रखा। मेरे पापा हमेशा मेरी दवा हर जगह साथ रखते हैं। वह रेस्तरां में सामग्री की जांच करते हैं। मेरी माँ ने बस कहा कि मैं ड्रामा कर रही थी पूरे सत्र के दौरान। डॉ. सोनल देसाई ने दिया कि बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसकी व्यापक शब्दावली और उसकी कानूनी और पारिवारिक स्थिति की परिपक्व समझ पर ध्यान दिया। उन्होंने दिया कि अपने पिता के बारे में बात करते समय एक वास्तविक और गहरा स्नेह भी देखा, जो उसकी माँ या उसके चाचा रोहन का उल्लेख होने पर एक स्पष्ट चिंता से विपरीत था। सत्र समाप्त होने पर डॉ. सोनल देसाई ने काव्या से संक्षेप में बात की, जबकि दिया रिसेप्शन पर इंतजार कर रही थी। वह उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित है। वह परिमन, अच्छी संक्षेप। इन इतनी तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपने पिता के साथ उसका बंधन असाधारण रूप से मजबूत और स्वस्थ है, चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें। मुझे पिता द्वारा किसी भी प्रशिक्षण या हेरफेर का कोई सबूत नहीं दिखता। वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि उसने इतनी कम उम्र में कितनी स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाई है। वह असामान्य रूप से बोधगम्य है। डॉ. सोनल देसाई ने निष्कर्ष निकाला। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। यह घर में मेरे अवलोकनों से पूरी तरह मेल खाता है। उसकी अपनी मां के साथ रिश्ते का क्या? डॉ. सोनल देसाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वहां एक महत्वपूर्ण लगाव असुरक्षा है। दिया अपनी मां को परित्याग और अपनी बुनियादी जरूरतों के प्रति उपेक्षा से जोड़ती है। यह चिंताजनक है।
विशेष रूप से आयशा के अचानक फिर से प्रकट होने और हिरासत की मांग को देखते हुए। इस बीच एक गुप्त बैठक में आयशा और रोहन एक जनसंपर्क सलाहकार सिमरन कपूर से मिल रहे थे, जो हाई प्रोफाइल ग्राहकों को विवादास्पद कानूनी लड़ाइयों के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को संभालने में मदद करने के लिए जानी जाती थीं। वर्तमान कथा पूरी तरह से आपके खिलाफ काम कर रही है, सिमरन ने मेज पर एक फाइल सरकाते हुए समझाया। स्थानीय समाचार पत्रों ने आज सुबह इस कहानी को एक विनाशकारी शीर्षक के साथ प्रकाशित किया। पापा की छोटी वकील। 7 साल की बच्ची अदालत में अपनी महत्वाकांक्षी मां का सामना करती है। आयशा ने घृणा से अखबार को फर्श पर फेंक दिया। यह हास्यास्पद है। वे मुझे एक खलनायक के रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि तुम एक खलनायक की तरह व्यवहार कर रही हो, आयशा, सिमरन ने सीधे तौर पर कहा। उसके स्कूल में प्रकट होना जनसंपर्क के दृष्टिकोण से एक विनाशकारी कदम था। इसने हर नकारात्मक बात को मान्य कर दिया जो दिया ने न्यायाधीश के सामने तुम्हारे बारे में कही थी। मैं बस अपनी बेटी को देखना चाहती थी। आयशा ने कमजोर ढंग से अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करते हुए विरोध किया। रोहन अपनी सीट से मुस्कुराया। अब दिखावा मत करो आयशा, हम सिमरन को इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भुगतान कर रहे हैं, न कि तुम्हारे पीड़ित मां के नाटक पर विश्वास करने के लिए। सिमरन ने दलीलों को नजरअंदाज किया और दोनों की छवि को साफ करने की अपनी रणनीतिक योजना के साथ आगे बढ़ी। अगर हमें कोई मौका चाहिए तो हमें तुरंत सार्वजनिक धारणा बदलनी होगी। मैंने अगले हफ्ते तुम्हें बच्चों के अस्पताल में बीमार बच्चों को कहानियां पढ़ते हुए और महंगे खिलौने ले जाते हुए स्वयंसेवक के रूप में काम करने की व्यवस्था की है। हम वहां एक पेशेवर फोटोग्राफर रखेंगे जो तुम्हारी मातृ करुणा के निजी पलों को कैद करेगा। आयशा ने उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, और क्या? तुम्हें दिया के लिए एक वास्तविक घर बनाते हुए दिखाया जाना चाहिए, सिमरन ने कोडली जारी रखा। मैं एलीट इंटरनेशनल स्कूल के पास एक पारिवारिक अपार्टमेंट किराए पर लेने और उसके लिए एक सुंदर कमरा सजाने का सुझाव देती हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपनी बेटी के साथ एक वास्तविक भविष्य की योजना बना रही हो। मेरे मन में पहले से ही एक जगह है, आयशा ने एक गणनात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह स्कूल से पैदल दूरी पर है। सिमरन ने तुरंत नोट्स लिए। उत्कृष्ट। अब आपके सार्वजनिक बयानों के बारे में, विक्रम के पैसे या वर्षा टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में कोई और टिप्पणी नहीं। अब से हर साक्षात्कार विक्रम के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए दिया के कल्याण के लिए आपकी गहरी चिंता पर विशेष रूप से केंद्रित होना चाहिए। जबकि वे अपनी मीडिया रणनीति की योजना बना रहे थे, विक्रम अदालत द्वारा आदेशित अपनी चिकित्सा मूल्यांकन के लिए डॉ. नवीन अग्रवाल से मिल रहे थे। डॉ. नवीन अग्रवाल, वही विशेषज्ञ जिसका रोहन ने अपने वकील से पहले उल्लेख किया था। डॉ. नवीन अग्रवाल ने विस्तृत शारीरिक परीक्षण, जटिल संज्ञानात्मक मूल्यांकन और प्रारंभिक निदान के बाद से विक्रम के पूरे चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करते हुए अत्यंत सावधानी बरती। पूरे मूल्यांकन के दौरान विक्रम ने देखा कि डॉक्टर का ध्यान लगभग विशेष रूप से सबसे खराब संभावित परिदृश्यों और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सबसे गंभीर भविष्य की जटिलताओं पर केंद्रित था। श्री मल्होत्रा, डॉ. नवीन अग्रवाल ने अंत में कहा, आपकी वर्तमान संज्ञानात्मक क्षमता अक्षुण्ण प्रतीत होती है, लेकिन आप समझते हैं कि यह बीमारी स्वभाव से अत्यधिक अप्रत्याशित है। कई मरीज गंभीर संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव करते हैं क्योंकि बीमारी अधिक उन्नत चरणों की ओर बढ़ती है। डॉक्टर ने एक ऐसे स्वर में जोड़ा जो विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। विक्रम ने डॉक्टर की आंखों में दृढ़ता से देखा। मैं संभावनाओं से पूरी तरह वाकिफ हूं डॉक्टर। मैं इस निदान के साथ 3 साल से जी रहा हूं, लेकिन एक सांख्यिकीय संभावना मेरे विशेष मामले में पूर्ण निश्चितता नहीं है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है कि यदि भविष्य में मेरी शारीरिक स्थिति बिगड़ती भी है तो दिया सुरक्षित रहे। उस रात जब विक्रम दिया को उसके गणित के होमवर्क में मदद कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह असामान्य रूप से शांत और विचलित थी। सब ठीक है मेरी प्यारी दिया, उन्होंने कोमलता से पूछा। दिया ने अपनी अभ्यास पुस्तिका से नजरें नहीं हटाईं। स्कूल में बच्चे अभी भी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अदालत में क्या हुआ और टीवी पर मां के बारे में क्या कहा जा रहा है। विक्रम ने आह भरकर अपना पेन एक तरफ रख दिया। मुझे बहुत अफसोस है बेटी, तुम्हारी उम्र में यह सब सहना बहुत मुश्किल होगा। पूजा की मां ने उससे कहा कि वह अब मेरे साथ न खेले। दिया ने टूटी हुई आवाज में जारी रखा। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। विक्रम को वयस्कों की क्रूरता के प्रति क्रोध की लहर महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के भले के लिए अपनी आवाज शांत रखी। सभी परिवारों में चुनौतियां होती हैं दिया। कुछ परिस्थितियों के कारण
दूसरों की तुलना में अधिक दिखाई देती हैं। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। दिया ने अंततः उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उन आंसुओं से चमक रही थीं जिन्हें वह गिरने नहीं देना चाहती थी। अगर न्यायाधीश मुझे मां के साथ रहने के लिए मजबूर करती है तो क्या होगा? अगर मैं अब आपको हर दिन नहीं देख पाऊं तो क्या होगा? विक्रम अपनी व्हील चेयर को करीब ले आए और दिया को अपनी गोद में बिठाया, उसे पूरी ताकत से गले लगाया जो उनकी भुजाएं अनुमति देती थीं। ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है वह चाहती हैं, और हम उन्हें दिखा रहे हैं कि सबसे अच्छा यह है कि तुम मेरे साथ यहां रहो। लेकिन अगर वह गलत हुई तो? दिया ने उस वास्तविक बच्चे जैसे डर के साथ जोर दिया। आज रात क्या होगा अगर कुछ नहीं? विक्रम ने धीरे से हस्तक्षेप किया। चलो उस पर ध्यान दें जो हम निश्चित रूप से जानते हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम बुद्धिमान और बहादुर हो और हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। दिया उसके सीने से चिपक गई, अपने पिता के दिल की तालबद्ध धड़कन में सांत्वना पा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दूर नहीं जाने दोगे। मैं तुम्हें एक साथ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता हूं। दिया, विक्रम ने अपने शब्दों को अत्यधिक सावधानी से चुनते हुए जवाब दिया। कुछ चीजें हमारे पूर्ण नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। यह एक वादा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूं, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि दिया अंततः उस रात सो गई, अपने पसंदीदा भरवां हाथी को गले लगाए हुए, विक्रम उसकी बिस्तर के पास सामान्य से अधिक समय तक खड़े रहे। कल नई चुनौतियां लाएगा। आयशा के साथ एक और पर्यवेक्षित मुलाकात, अगली सुनवाई के लिए और अधिक तैयारियां और बढ़ती हुई मांसपेशियों की कमजोरी से लड़ने के लिए एक और थका देने वाला शारीरिक चिकित्सा सत्र। लेकिन अभी के लिए अपनी बेटी के कमरे की चुप्पी में विक्रम ने इस असाधारण बच्ची के अस्तित्व के लिए शुद्ध कृतज्ञता का एक क्षण बिताया जिसने उनके जीवन को इतना अर्थ दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि शहर में कहीं और आयशा एक निजी जासूस से फोन पर बात कर रही थी जिसे उसने अपनी वकील की जानकारी के बिना काम पर रखा था। मुझे विक्रम के खिलाफ कुछ ठोस चाहिए, आयशा ने बर्फीली आवाज में कहा। कुछ ऐसा जो सबसे समझदार न्यायाधीश को भी उसकी एकल पिता बनने की क्षमता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करे। निश्चित रूप से कुछ होगा। उसकी दवाओं के दुष्प्रभाव, उसके व्यवसाय में अनियमितताएं या घर में अनुचित देखभाल करने वाले। मुझे कुछ ऐसा ढूंढो जिसका मैं भावनात्मक लाभ के रूप में उपयोग कर सकूं। अगली सुबह दिया आयशा के साथ अपनी पर्यवेक्षित मुलाकात के लिए तैयार हुई। उसकी हर धीमी हरकत में एक स्पष्ट अनिच्छा थी। काव्या उन्हें पास के एक होटल में एक पारिवारिक रेस्तरां तक पहुंचाने के लिए पहुंची, जहां आयशा पहले ही एक अभ्यासपूर्ण मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रही थी। याद रखना, काव्या ने धीरे से कहा जब वे मेज के पास पहुंचे, यह सिर्फ एक छोटी मुलाकात है। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी। यदि तुम्हें किसी भी समय असहज महसूस होता है तो बस मुझे हमारा गुप्त संकेत देना। दिया ने काव्या का हाथ कसकर हिलाते हुए सिर हिलाया। उन्होंने यह तय किया था कि यदि दिया अपनी कान की लोभ को खींचेगी तो इसका मतलब होगा कि वह तुरंत मुलाकात खत्म करना चाहती है। आयशा एक कोने की मेज पर कैजुअल लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत महंगे कपड़ों में बैठी थी, जो उसकी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मॉडल जैसी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत था। दिया, प्रिय। आयशा बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। दिया ने उसे संक्षेप में गले लगाने दिया और फिर अपनी मां से सबसे दूर की कुर्सी पर बैठ गई। काव्या उनके बीच अपने नोट्स पैड के साथ बैठ गई, हर बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए सावधानी से अपनी गोद में रखा। मैंने चॉकलेट चिप पैनकेक ऑर्डर किए हैं, तुम्हारे पसंदीदा, आयशा ने जबरन उत्साह के साथ कहा। मुझे ब्लूबेरी पैनकेक पसंद है, दिया ने धीमी आवाज में ठीक किया। मुझे हमेशा वही पसंद रहे हैं। आयशा की मुस्कान क्षण भर के लिए डगमगाई और फिर बच्ची की ओर अपनी पूरी झूठी तीव्रता के साथ चमक उठी। बेशक, मैं कितनी बेवकूफ हूं। हम अभी ऑर्डर बदल देंगे। जैसे जैसे असहज नाश्ता जारी रहा, आयशा ने दिया को स्कूल, उसके दोस्तों और उसकी अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में सवालों से शामिल करने की कोशिश की। दिया ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन कम से कम शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी सतर्कता बनाए रखी। जब आयशा ने नए अपार्टमेंट का उल्लेख किया जिसे वह विशेष रूप से उन दोनों के लिए सजा रही थी, तो दिया का हाथ अनजाने में उसके कान की ओर बढ़ गया और फिर उसकी गोद में वापस आ गया। उन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि पास की एक मेज पर एक छिपे हुए कैमरे वाला एक व्यक्ति निजी जासूस के लिए उनकी बातचीत को सावधानी से कैद कर रहा था। मुंबई का न्यायालय कक्ष पहले से कहीं अधिक भीड़भाड़ वाला था।
जब वे 3 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई के लिए फिर से मिले। 7 साल की बच्ची के बारे में खबर फैल गई थी, जिसने अपने पिता के लिए सभी का सामना किया था, जिससे राष्ट्रीय मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। कई टेलीविजन चैनलों ने कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने नाबालिग की सुरक्षा के लिए इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। यह एक पारिवारिक मामला है जो एक छोटी बच्ची से संबंधित है, न्यायाधीश ने दृढ़ता से घोषित किया था। यह जनता के लिए एक मनोरंजन का तमाशा नहीं है। इसके बावजूद गैलरी पत्रकारों, उत्सुक सामाजिक हस्तियों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कुछ अधिवक्ताओं से भरी हुई थी, जिन्होंने विक्रम के मामले में वास्तविक रुचि ली थी। दिया काव्या सिंह के साथ एक छोटे से संलग्न कमरे में बैठी थी, बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी। यदि न्यायाधीश द्वारा उसकी उपस्थिति की फिर से आवश्यकता होती, विक्रम ने अनुरोध किया था कि उसकी बेटी को तकनीकी गवाही के घंटों से बचाया जाए, जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी सहमत थीं और उन्होंने एक अदालत अधिकारी को उनके साथ रहने और उन्हें नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। कमरे के अंदर विक्रम की व्हीलचेयर समीर गुप्ता के बगल में बचाव पक्ष की मेज पर रखी थी। उनकी स्पष्ट शारीरिक बिगड़ती स्थिति के बावजूद उन्होंने पिछले हफ्तों के तनाव के कारण लक्षणों का एक महत्वपूर्ण प्रकोप अनुभव किया था। दिया एक कस्टम मेड ग्रे सूट में संयमित और गरिमापूर्ण लग रही थी। आयशा वादी पक्ष की मेज पर बैठी थी, एक रूढ़िवादी नेवी ब्लू पोशाक में अपने बालों को सादे तरीके से बांधकर एक विवेकपूर्ण मात्र चिंता की छवि पेश कर रही थी। रोहन उसके बगल में बैठा था, उतनी ही गंभीरता से, एक गहरे रंग के सूट में, जिसमें उसके सामान्य दिखावटी सामान नहीं थे। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने सुनवाई को व्यवस्थित किया और फिर एक निर्विवाद अधिकार के साथ सभी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। शुरू करने से पहले मैं कुछ अत्यंत स्पष्ट करना चाहती हूँ। यह न तो एक सर्कस है और न ही एक मीडिया कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रतिशोध के लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है। इस अदालत की एकमात्र चिंता यह निर्धारित करना है कि कौन सी व्यवस्था दिया मल्होत्रा के सर्वोत्तम हितों की सबसे अच्छी सेवा करती है। उन्होंने गंभीर स्वर में जारी रखा, जो कोई भी इस प्राथमिकता को नजरअंदाज करेगा, उसे इन कार्यवाही से तुरंत हटा दिया जाएगा। क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है? सभी वकीलों ने चुप्पी में सिर हिलाया। बहुत अच्छे, चलो स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ की गवाही के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉ. नवीन अग्रवाल, कृपया गवाह के कटघरे में आ जाएं। डॉ. नवीन अग्रवाल ने गवाह के कटघरे में शपथ ली कि वह सच बोलेंगे। उन्होंने विक्रम मल्होत्रा के मूल्यांकन पर जाने से पहले अपनी प्रभावशाली साख प्रस्तुत की। श्री मल्होत्रा मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलैप्सिंग रेमिटिंग प्रकार का क्लासिक प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, जो अब एक माध्यमिक प्रगतिशील चरण में संक्रमण कर रहा है, डॉक्टर ने समझाया। उनकी शारीरिक सीमाएं महत्वपूर्ण हैं और बढ़ रही हैं। उनके ऊपरी अंगों का कार्य प्रभावित है और थकान एक पर्याप्त दैनिक कारक है। और उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का क्या? आयशा की वकील प्रीति वर्मा ने अंतिम प्रहार की तलाश में उकसाया। वर्तमान संज्ञानात्मक परीक्षण अक्षुण्ण कार्य दिखाते हैं, डॉ. नवीन अग्रवाल ने स्वीकार किया। हालांकि सांख्यिकीय रूप से बीमारी के अधिक उन्नत चरणों की ओर बढ़ने के साथ रोगियों का एक उच्च प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की संज्ञानात्मक गिरावट विकसित करता है, डॉक्टर ने एक ऐसे स्वर में जोड़ा जो विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। श्री मल्होत्रा की बीमारी के आक्रामक मार्ग को देखते हुए अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर संज्ञानात्मक गिरावट एक वास्तविक सांख्यिकीय संभावना है। समीर गुप्ता एक प्रभावशाली शांति के साथ प्रतिप्रश्न के लिए खड़े हुए। डॉ. नवीन अग्रवाल, क्या यह सच नहीं है कि इस बीमारी वाले कई मरीज अपने शारीरिक लक्षणों के बावजूद कभी भी महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव नहीं करते हैं? यह सही है, डॉ. नवीन अग्रवाल ने अनिच्छा से स्वीकार किया। कुछ मरीज बीमारी के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं। और क्या श्री मल्होत्रा ने वर्तमान तिथि तक संज्ञानात्मक गिरावट का कोई संकेत दिखाया है? नहीं, उन्होंने नहीं दिखाया है। तो भविष्य की गिरावट के बारे में आपकी गवाही विशुद्ध रूप से सट्टा है ना? डॉक्टर अपनी सीट पर असहजता से हिल गए। यह सांख्यिकीय संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन आप इस विशेष मामले में पूर्ण निश्चितता के साथ ऐसा नहीं कह सकते, है ना? नहीं, मैं नहीं कह सकता। कानूनी लड़ाई डॉ. सोनल देसाई की गवाही के साथ जारी रही, जिन्होंने छोटी दिया के अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्ची के साथ अपने सत्रों के बारे में व्यावसायिकता के साथ बात की, उसकी असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अपने पिता के साथ उसके अटूट बंधन पर प्रकाश डाला।
दिया अपनी पारिवारिक स्थिति की स्पष्ट समझ प्रदर्शित करती है। मुझे उसके बयानों में माता पिता द्वारा हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। उसकी मां के बारे में उसकी चिंताएं परित्याग और देखभाल में असंगति के वास्तविक अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। आयशा की वकील ने पिता के सूक्ष्म प्रभावों का सुझाव देकर उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन डॉ. सोनल देसाई अपने निष्कर्षों पर दृढ़ रहीं। सबसे अधिक तनाव का क्षण तब आया जब आयशा खन्ना ने दोपहर में गवाह के कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। उसने मातृभक्ति की एक सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवि प्रस्तुत की, आंसू भरी आंखों से अपनी पिछली अनुपस्थिति के लिए अपने पश्चाताप को व्यक्त किया। मैंने भयानक गलतियां की। मैं तब युवा थी और मातृत्व से अभिभूत महसूस करती थी, उसने एक ऐसी आवाज में स्वीकार किया जो कई लोगों के लिए कायल लग रही थी। लेकिन जब मुझे विक्रम के स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि दिया को मेरी पहले से कहीं अधिक जरूरत थी। किसी भी बच्चे को इतनी कम उम्र में अपने पिता का देखभाल करने वाला नहीं बनना चाहिए। यह एक अनुचित बोझ है। अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए आयशा की वकील ने पिछले हफ्तों के दौरान निजी जासूस द्वारा ली गई तस्वीरों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। उनमें दिया अपने पिता को उनकी दवा में मदद करते हुए, उन वस्तुओं तक पहुंचते हुए जो वह नहीं ले सकते थे, या उनकी व्हीलचेयर के लिए दरवाजा पकड़े हुए दिखाई दे रही थी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि दिया ऐसी देखभाल की जिम्मेदारियां निभा रही हैं जो उसकी उम्र के लिए उचित नहीं है। प्रीति वर्मा ने विजयपूर्वक तर्क दिया। विक्रम ने अपने दिल को सिकुड़ते हुए महसूस किया जब उन्होंने देखा कि कैसे वे अपनी बेटी की स्वैच्छिक और प्रेमपूर्ण मदद को एक कथित दर्दनाक बोझ में विकृत कर रहे थे। समीर गुप्ता ने सबूतों की समीक्षा के लिए एक संक्षिप्त अवकाश का अनुरोध किया और फिर हमले पर लौट आए। उन्होंने शांति देवी, हाउसकीपर को बुलाया, जिन्होंने शपथ के तहत गवाही दी। मैं श्री मल्होत्रा की सभी व्यक्तिगत जरूरतों का ख्याल रखती हूं। दिया कभी भी उनकी चिकित्सा या शारीरिक देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं होती। उसे घर की बच्ची की तरह माना जाता है, नर्स की तरह नहीं। फिर समीर ने एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसने सभी को चुप कर दिया। यह पिछले महीने दिया की जन्मदिन की पार्टी थी। वीडियो में विक्रम को पूरे अपार्टमेंट में एक खजाने की खोज का आयोजन करते हुए, अपनी बेटी के साथ हंसते हुए और प्यार से उसे मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया था जब वह जटिल पहेलियों को हल कर रही थी। वीडियो उनके रिश्ते का सार दर्शाता था। विक्रम मार्गदर्शक पिता के रूप में और दिया एक खुश और प्यारी बच्ची के रूप में। वीडियो समाप्त होने पर आयशा स्पष्ट रूप से प्रभावित लग रही थी। उसी रात अप्रत्याशित रूप से आयशा ने विक्रम से उनके अपार्टमेंट में मुलाकात की। मैं पीछे हट रही हूं विक्रम, उसने कमरे के अंधेरे में धीमी आवाज में कबूल किया। आज वह वीडियो देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में उसे नहीं जानती। रोहन ने मुझे मना लिया था कि यह पैसे के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए है, लेकिन दिया तुम्हें इस तरह से प्यार करती है जिसकी मैं अब कभी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे एकमात्र स्थिर घर नहीं छीन सकती जो उसके पास कभी रहा है। अगली सुबह एक स्तब्ध न्यायालय कक्ष के सामने आयशा खन्ना ने औपचारिक रूप से अपनी संरक्षकता याचिका वापस ले ली और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो विक्रम को बच्चे की गति का सम्मान करने वाले एक सहमत मुलाकात व्यवस्था के साथ पूर्ण कानूनी हिरासत प्रदान करते थे। न्यायाधीश मीनाक्षी देवी ने मामले को अंतिम रूप से बंद करने से पहले दिया को अंतिम बार गवाह के कटघरे में बुलाया। दिया, न्यायाधीश के रूप में अपने सभी वर्षों में मैंने शायद ही कभी तुम्हारे जैसी वफादारी देखी है। तुम्हारे पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम उनके पास हो और तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हारे पास है। परिवार केवल जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि मुश्किल होने पर कौन तुम्हारे साथ रहता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, दिया एक उज्ज्वल महिला के रूप में बड़ी हुई जिसने मुंबई के उस न्यायालय की शिक्षाओं को कभी नहीं भुलाया। विक्रम ने उसे कानून की डिग्री पूरी करते हुए देखा, जहां उसने अपनी जैसी स्थितियों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में विशेषज्ञता हासिल की। छोटी वकील की कहानी फिलियल प्रेम और न्याय की एक किंवदंती बन गई। हमने सीखा कि सच्ची दौलत उन बैंक खातों में नहीं है जिसकी रोहन और आयशा इतनी लालसा करते थे, बल्कि उन बंधनों की अटूट शक्ति में है जिन्हें हम दैनिक देखभाल, निरंतर उपस्थिति और दिल से कहे गए सच के माध्यम से बनाते हैं, चाहे उसे कहने वाली आवाज कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तय कर लिया है और समझते हैं कि समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। अक्सर बुढ़ापे में या बीमारी के सामने दुनिया हमारी शारीरिक उत्पादकता या आय उत्पन्न करने की हमारी क्षमता के माध्यम से हमारे मूल्य को मापने की कोशिश करती है। ये भूल जाती है कि एक इंसान की सच्ची गरिमा उसके सार और दूसरों में बोए गए प्यार में निहित है। विक्रम मल्होत्रा ने अपने कमजोर शरीर के बावजूद
यह साबित किया कि एक पिता को गेंद के पीछे दौड़ने की अपनी क्षमता से परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि अपने बच्चे की आत्मा को प्रोत्साहन के शब्दों और एक बिना शर्त उपस्थिति के साथ धारण करने की अपनी क्षमता से परिभाषित किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि बच्चों में दिखावे और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को देखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वे भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, खाली विलासिता नहीं। दिया ने एक करोड़पति का बचाव नहीं किया, उसने उस आदमी का बचाव किया जिसने उसे कहानियां सुनाई और जिसने उसे कभी निराश नहीं किया, हमें याद दिलाते हुए कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण विरासत छोड़ेंगे वह भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि प्यार और सम्मान की यादें जिन्हें हम अपने आसपास के लोगों के दिलों में अंकित करते हैं। दिन के अंत में सांसारिक न्याय अंधा या धीमा हो सकता है, लेकिन हृदय का न्याय तत्काल और शक्तिशाली होता है जब यह सच्चाई पर आधारित होता है। हमें छोटों की बुद्धिमत्ता और सबसे कमजोर लोगों के प्रतिरोध को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अक्सर वे ही होते हैं जो हमें इस क्षणभंगुर अस्तित्व में वास्तव में क्या मायने रखता है उसका रास्ता दिखाते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए सांत्वना का काम करे जो स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाते हुए कि उनका मूल्य उनकी सीमाओं से कम नहीं होता और प्रेम अंततः एकमात्र वकील है जिसकी हमें अपनी सच्चाई का बचाव करने के लिए वास्तव में आवश्यकता है।